बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को डिस्कस किया था और उसका हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट देखा था, डिफाइन भी कर दिया था इसको। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आज हम ये मेथड पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को हम देखेंगे और आप लोगों ने उन स्टेप्स को जिस तरह मैं बताऊंगा आसान करके मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है जो कि आप लोगों के बुक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है और एक्सेस रिएजेंट है, इससे क्या मुराद है, इसका क्या मीनिंग है, वही एक एग्जांपल रिपीट करता हूं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। कल हमने एग्जांपल लिया था आपके पास, फॉर एग्जांपल 4 जो है वो आपके पास ब्लैक बाल है। ठीक है, ब्लैक बाल कितने हैं? 4 ब्लैक बाल है। इसी तरह से हमारे पास ये है 3 हमारे पास व्हाइट बाल है। ठीक है, W लिखा है इसका मतलब व्हाइट है और B लिखा है इसका मतलब ब्लैक है, तो आप लोगों ने जस्ट कंसिडर करना है इसको। अब ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है और ये भी आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। इसको हम रिएक्टेंट मानते हैं। अब हमने क्या करना है? ब्लैक और व्हाइट का पेयर बनाना है, इनको मिक्स करके इनके पेयर्स बनाने हैं। ठीक है ना, अब जब पेयर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्लैक व्हाइट का ये पेयर बनेगा, ब्लैक व्हाइट का ये पेयर बनेगा, ब्लैक व्हाइट का ये पेयर बनेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर कितने पेयर मिलेंगे? एक पेयर ये वाला ब्लैक और व्हाइट का, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा पेयर ये बन जाएगा ब्लैक और व्हाइट का, ठीक है, और फिर तीसरा पेयर ये बन जाएगा आपके पास ब्लैक और व्हाइट का। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 3 पेयर बन गए। लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो एक ब्लैक बाल आपके पास अभी भी बच रहा है। ठीक है ना, एक आपके पास बच रहा है। ठीक है, विदाउट पेयर, इसके साथ कोई पेयर नहीं है। ठीक है ना, इसके साथ कोई पेयर नहीं। तो अगर आप लोग देखें तो ये चीज आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। हमने पेयर बनाने थे, रिएक्टेंट हमने यूज किया ब्लैक और व्हाइट बाल को। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास 3 पेयर बन गए और एक हमारे पास ब्लैक बाल जो है वो उसी तरह अनपेयर्ड की फॉर्म में बच गए। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इससे हम क्या बताना चाहते हैं? देखें, मेरे पास 4 पेयर क्यों नहीं बने, 3 क्यों बने? पहला सवाल ये है। ठीक है ना, हमने यहां पर बाल 4 लिए थे तो 4 पेयर बनने चाहिए थे। ठीक है ना, लेकिन बने कितने? 3 पेयर बने। तो इसका मतलब ये हुआ, और एक ब्लैक बाल आपके पास उसी तरह से अनपेयर्ड की फॉर्म में बच गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्हाइट बाल कम है। अगर ये व्हाइट बाल ज्यादा करते तो आपके पास एक पेयर और भी बन सकता था। अगर हम 4 व्हाइट बाल लेते, 4 ब्लैक बाल लेते, तो हमारे पास फिर 4 पेयर बन सकते थे। लेकिन व्हाइट बाल कम होने की वजह से पेयर कितने बन गए? 3 पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर बनाने को कंट्रोल कौन कर रहा है? व्हाइट बाल कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाइट बाल लिमिट कर रहे हैं कि भाई 3 से ज्यादा पेयर नहीं बन सकते क्योंकि व्हाइट बाल और अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोल्स द पेयर फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये वाले क्या कर रहे हैं? पेयर फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, आर लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं बन सकते पेयर। तो आप लोग देख सकते हैं 3 व्हाइट बाल है तो इसने लिमिट कर दिया, 3 से ज्यादा पेयर नहीं बन सकते। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ब्लैक और व्हाइट बाल की के बाद आपके पास पेयर कितने बनेंगे? तो हमने देखा कि पेयर व्हाइट के अकॉर्डिंग बनेंगे,
ब्लैक के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कम मिकदार में है और ये इसको कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं कि भाई इससे ज्यादा पेयर नहीं बन सकते। तो पेयर आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले हैं जो है वे प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट करते हैं कि इससे ज्यादा नहीं बन सकते। और तीसरी बात अगर मैं कहूं तो ऑलरेडी आपको यहां पर दिखता है कि ये 3 है तादाद में और ये 4 है, तो ये आपके पास क्या है? स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इनकी क्वांटिटी, इनकी मिकदार क्या है? कम है। ये कम अमाउंट में है, ये कम तादाद में है। स्मॉल एन नंबर लिख सकते हैं, स्मॉल एन क्वांटिटी लिख सकते हैं, हम आगे रिएक्शन की बात करेंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं बोलूं कि वो रिएक्टेंट जो स्मॉल एन क्वांटिटी हो उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे या लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। या फिर वो रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है इसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे या लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट करता है, स्टॉप करता है, कंट्रोल करता है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो ये तीनों बातें हैं, आप इनमें से कोई एक चूज करके इसको डिफाइन कर सकते हो। तो लिहाजा इन रिएक्टेंट में से अगर मैं चूज करूं कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैं बोलूंगा मेरे पास जो व्हाइट बाल है ये क्या है? दीज आर लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है मेरे पास। क्यों? क्योंकि इसने लिमिट कर दिया पेयर फॉर्मेशन को, इसने लिमिट कर दिया प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, इसने कंट्रोल कर दिया प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। और जो हमारे पास बच गए ज्यादा है, ठीक है ना, remains unreacted after completion of product या completion of reaction लिख दे, ठीक है ना, completion of reaction। वो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाए उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि भाई व्हाइट और ब्लैक में एक्सेस कौन है, तो मैं बोलूंगा ये वाले मेरे पास क्या है? एक्सेस। ये वाले मेरे पास क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। तो आमतौर पर जो ज्यादा मिकदार में होता है, यहां से आपको दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बचता है, तो आप लोग देख सकते हैं 4 बार है, 3 तो यूटिलाइज हो गए, 1 तो अभी भी बच गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। तो बहरहाल आज मैंने इसको जस्ट रिवाइज कर लिया है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, हमने आज इस पे बात करनी है कि भाई हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक छोटी सी बात और याद रखना कि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो इस केस में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता। जैसे कि अगर मेरे पास एक व्हाइट बाल है और एक आपके पास रेड बाल है, इन दोनों के पेयर बनाना है, तो आपके पास रेड और व्हाइट का ये पेयर बन जाएगा। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, दोनों इक्वल हैं तो इक्वली यूटिलाइज हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब जिनमें आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो स्टैकोमेट्रिक अमाउंट में है, स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इनके, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो इस केस में लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक और छोटी सी बात, अगर आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है ए, इससे आपके पास प्रोडक्ट बनता है कोई डी, तो अब याद रखना यहां पर रिएक्टेंट आपके पास क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। तो बच्चों याद रखिएगा, सिंगल रिएक्टेंट के लिए भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए और नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट में होने चाहिए। तो तब हम क्या कर सकते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए और सिंगल रिएक्टेंट हो जिसमें, उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। हाँ, तब अप्लाई हो सकता है जब आप लोगों का जो इक्वेशन है वो नॉन स्टैकोमेट्रिक है, वो बैलेंस नहीं है, और दूसरी बात वो सिंगल रिएक्टेंट है, तो तब हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, सॉरी, वो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो तब हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हाउ टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। तो इसके लिए हमें फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं।
ठीक है, वो स्टेप्स आप लोगों की बुक में भी है, लेकिन मैं जरा आसान करके साथ साथ अप्लाई करके बताऊंगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल आपके पास क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन को। कार्बोनिक एसिड H2CO3 is formed according to the reaction, वो क्या है आपके पास, CO2 प्लस H2O, इससे आपको क्या मिलता है, H2CO3। ये आप लोगों की बुक में एग्जांपल है 1.13, ठीक है। उस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये एग्जांपल हम लेंगे और फिर साथ स्टेप भी हम देखेंगे। तो CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, F 120 ग्राम ऑफ CO2 is mixed, is dissolved या mixed and 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। देन नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। क्या करें, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करें, नंबर ए। नंबर बी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। किस में फाइंड करना है, ग्राम्स यूनिट में मेजर करना है, फाइंड करना है। नंबर 3 क्या पूछ रहा है, हाउ मच द reagent in excess is left unreacted, ये भी हमें ग्राम में फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन है एग्जांपल 1.3 से मैंने लिया है कि कार्बोनिक एसिड इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन किया तो कार्बोनिक एसिड मिला। अब हमने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 120 ग्राम लेकर हमने इसको कितने वाटर में डिसॉल्व किया, 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। फिर कहता है कि आइडेंटिफाई करें इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और फिर ये जो प्रोडक्ट बना है ये कितना बना है अमाउंट में, ग्राम्स के अंदर, इसको फाइंड करना है। और फिर हमने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि एक इनमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक एक्सेस होगा, तो वो जो एक्सेस है वो कितना बचा है उसको भी हमने कैलकुलेट करना है। तो तीसरा पॉइंट ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आप लोगों ने याद करने हैं, आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। वरना अगर आप लोग स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत ही गौर के साथ और एहतियात के साथ इन स्टेप्स को समझना है। सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या कहता है, convert the given amount of each reactant into moles, ठीक है ना। हर एक रिएक्टेंट को आप किसमें कन्वर्ट करें, मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। F given and mass unit, अगर आपके रिएक्टेंट मास यूनिट में गिवन है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तो आप लोग जरा गौर करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपके रिएक्टेंट है और H2CO3 आपका प्रोडक्ट है। अब देखें F 120 ग्राम ऑफ CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हमने कितने में डिसॉल्व किया है, 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी मास में गिवन है, वाटर भी मास में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके रिएक्टेंट जो है वो मास में गिवन है तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल
N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला होता है, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। नंबर ऑफ मोल स्मॉल n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने किसका मोल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। मैं वैसे यहां पर 1 करके लिख देता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं शॉर्ट करके लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो NCO2 लिखा, इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना गिवन है, 120 ग्राम दिया हुआ है, 120 ग्राम ऑफ CO2, तो 120 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, किसका, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मास गिवन है उसी का मोलर मास हम क्या करेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे। जाहिर बात है हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फाइंड कर रहे हैं ना, तो मास भी इसी का होगा और मोलर मास भी इसी का होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, CO2 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आएगा, इनको सम करोगे तो आपके पास क्या होगा, 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये ग्राम पर मोल आपके पास मोलर मास की यूनिट है, ग्राम पर मोल, तो यहां पर पुट कर लें, आपके पास 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपके पास ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास 2.727 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने एक रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, कि कन्वर्ट द गिवन अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इनटू मोल्स। अब हमने सिर्फ क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम, अब एक रिएक्टेंट तो रहता है, वाटर को भी किस में गिवन है, हमें मास में गिवन है, तो वाटर का मास भी किस में कन्वर्ट होगा, मोल में कन्वर्ट करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। तो अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, NH2O लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू मास इन ग्राम, तो वाटर का मास कितना गिवन है, 80 ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर या मोलर मास क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन 16, तो इज इक्वल टू आपके पास 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो इसका मोलर मास पुट करें ना वाटर का, क्या आ जाएगा आपके पास, 18 ग्राम पर मोल। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 4.44 मोल मिलेगा, क्या मिलेगा, 4.44 मोल मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 4.44 मोल है। तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास था उसको भी हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, जो वाटर का मास था उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टेप 1 में आए, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इनटू मोल्स। जो भी रिएक्टेंट आपके पास गिवन है, अगर उसकी अमाउंट मास यूनिट में गिवन है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। और मोल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या यूज होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास 120 ग्राम गिवन है, मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है, तो इसको आंसर निकालेंगे तो 2.27 आ जाएगा। इसी तरह से वाटर आपके पास 80 ग्राम गिवन है, इसका मोलर मास 18 है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4.44 आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। पहला स्टेप हो गया, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई आपके पास वाटर का इतना आया है मोल और आपके पास इसका इतना मोल आया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मोल्स आए हैं इन रिएक्टेंट्स के, इसके और इसके, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, सिर्फ मोल को छोड़ रहा हूं। याद रखना है इसको। अच्छा,
अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, कंपेयर द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट टू द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को यूज करें और केमिकल इक्वेशन को यूज करके आपने क्या करना है, जो रिएक्टेंट्स हमारे पास मोल में आए थे इन दोनों को हमने किसके साथ कंपेयर करना है, मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड के साथ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ। लेकिन किस तरह से, बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहां से हमें दो चीजें मिलेंगी, हमें यहां से दो आंसर मिलेंगे। क्या होगा, द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल will be the limiting reagent। जो रिएक्टेंट लीस्ट नंबर ऑफ मोल देगा वही आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इस आंसर को मैं साइड पे लिख लेता हूं, आप लोगों ने इसको याद रखना है। वाटर का कितना आया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आया था आपके पास CO2 इज इक्वल टू 2.727 मोल, ठीक है ना। और फिर आपके पास इसका कितना आया था, वाटर का 4.44 मोल, ये आया था। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, जरा देखें। अच्छा, मैंने क्या कहा है कि अब कंपेयर करें जो आपको मोल्स मिले थे दोनों रिएक्टेंट के, इसको किसके साथ करें, हर एक को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन आपके पास है CO2 प्लस H2O, इससे आपको क्या मिलता है, H2CO3 मिलता है। ठीक है ना। अब जरा देखें, एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर और टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पर बराबर है, तो इट्स मीन इक्वेशन आपके पास क्या है, बैलेंस है। तो जब इक्वेशन आपके पास बैलेंस है तो फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले मैं किसकी तरफ जाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। देखें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पहले देखेंगे, यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और इधर भी आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग 1 लिख सकते हो। फिर यहां पर भी कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग 1 लिख सकते हो। अब पहले मैं कंपैरिजन करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड का इस बैलेंस केमिकल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा बेस है, इसी से आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन हमें कुछ बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब हम यूज करेंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो हमें 1 मोल क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड मिलेगा। मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू या इक्वल टू, या बाद दफा ऐसे भी लिखा जाता है तो आपकी मर्जी है जिस तरह भी लिखें, इज इक्वल टू कितना है, 1 मोल ऑफ H2CO3। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बोनिक एसिड देता है। ठीक है ना। तो अब हमने फाइंड किया था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम 2.727 मोल लेते हैं तो हमें ये जो आपके पास मोल है प्रोडक्ट के वो कितने मिलेंगे। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है ना। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर मैं ले लेता हूं 2.727 मोल ऑफ CO2, वो कितने प्रोडक्ट आपको देगा। तो इसके लिए एक ये है, यहां पर x लिख के आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, आंसर आएगा x का। लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं, देखें ये चूंकि इक्विवेलेंट है 1 1 है ना, तो यहां पर भी डायरेक्ट वही बन जाएगा।
अगर एक मोल प्रोड्यूस करता है तो 2.27 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? तो सिंपल सी बात है, इतना ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जरा और से देखना। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं 1, इसको 1 लिख लिया। अगर एक मोल प्रोड्यूस करता है तो 2.27 कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? तो जाहिर बात है 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 2.727 करेंगे, डिवाइड बाय आपके पास क्या है? 1। ठीक है ना? तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो आपको आंसर मिलेगा 2.727 मोल ऑफ जो आपके पास CO2 है वो कितने के बराबर होगा? वही आपके पास किसके बराबर होगा? 2.727 मोल ऑफ H2CO3 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने कंपेयर कर लिया और देखा कि 2.27 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोडक्ट देता है हमें? 2.27 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड देता है। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब हमने क्या कहा था कि कंपेयर द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट का तो हमने कंपेयर कर लिया, अब दूसरी की बारी है, वाटर की बारी है, इसको भी हमने कंपेयर करना है। तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, इस आंसर को याद रखना है। अच्छा, अब कंपेयर करें वाटर का। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या है? CO2 प्लस H2O gives us H2CO3, ये देता है ना। अब इसकी कंपैरिजन तो हो गई है इसके साथ, अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। यहां पर कुछ ना हो तो हम क्या लिखते होते हैं? 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ H2O कितना प्रोड्यूस करता है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ H2CO3 कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो अभी जो हमने आंसर निकाला था कि भाई 4.44 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास आंसर आया था वो कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल मोल है ना इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है और हमारा क्वेश्चन तो ये वाला है। तो हम बोलेंगे अगर एक मोल प्रोड्यूस करता है तो मैं ये कहूंगा 4.44 मोल ऑफ H2O कितना प्रोड्यूस करेगा? 4.44 मोल ही प्रोड्यूस करेगा ऑफ H2CO3। ठीक है ना? आपके पास एक आंसर ये आ गया। ठीक है ना? तो मैंने अभी आपको कहा था कि स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? हमने कंपेयर करना है किसको? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ करना है। जब प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो मैंने कहा था आपको 2 आंसर मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? स्मॉल नंबर ऑफ मोल मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? लार्ज नंबर ऑफ मोल मिलेगा। ठीक है ना? स्मॉल नंबर ऑफ मोल और लार्ज नंबर ऑफ मोल। तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई आपको 2 आंसर मिलेंगे। तो आप लोगों को 2 आंसर मिले कि नहीं मिले? जब हमने सेकंड स्टेप में हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के मोल के साथ कंपेयर किया तो हमें 2 आंसर मिले। एक मिला हमें क्या? एक हमें आंसर मिला 2. स्मॉल आंसर क्या था? 2.727 ये मिला हमें। और एक हमें क्या मिला? एक हमें मिला क्या? 4.44 मोल। अब ये जो आपके पास स्मॉल आंसर है, लीस्ट मोल है ना, जो स्मॉल नंबर ऑफ मोल आ गए हैं, लीस्ट नंबर ऑफ मोल जो भी देता है वही आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग। ठीक है ना? तो मैंने ये कहा था द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल, वही आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही आपके पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल कौन देता है? इसने वाटर ने तो 4.44 मोल दे दिया है, लेकिन आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसने कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट दिए हैं? 2.727। तो 4.44 ज्यादा है या 2.27 ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। इसका मतलब ये जो आपके पास क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ मोल किसने दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता चला इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि स्टेप 2 में हमें दोनों के मोल को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया और हमें दो आंसर मिले, लीस्ट नंबर ऑफ मोल और लार्ज नंबर ऑफ मोल। जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल देता है उसी रिएक्टेंट को हम क्या मानते हैं, लिमिटिंग मानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने आपको क्या दिया है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल दिया है, जबकि वाटर ने आपको क्या दिया है, लार्ज नंबर ऑफ मोल दिया है। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल देगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर जाहिर बात है वाटर आपके पास क्या होगा, एक्सिस, वाटर आपके पास क्या होगा, एक्सिस रिएजेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इन दो रिएक्टेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि वाटर आपके पास क्या है, एक्सिस रिएजेंट है। तो दो स्टेप हमारे पास हो गए। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने कंपेयर कर लिया ईच रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के साथ। हमें दो आंसर मिले, स्मॉल नंबर ऑफ मोल और लार्ज नंबर ऑफ मोल। तो हमने कहा कि जो स्मॉल नंबर ऑफ मोल हमें देगा वही आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और बाकी जो है वो क्या आपके पास क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कम मोल देता है प्रोडक्ट के, तो इस वजह से ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और वाटर आपके पास क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हमें प्रोडक्ट जो है वो कितना बना है इसको कैलकुलेट करना है। अब स्टेप नंबर 3, याद रखना मैंने अभी आप लोगों को जनरल एग्जांपल जो दिया था डेली लाइफ से, उसमें भी बताया था कि प्रोडक्ट को कंट्रोल कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट करता है। हमारे पास 3 व्हाइट बाल थे, चार आपके पास ब्लैक बाल थे, तो 3 पेयर ही बने थे, 4 नहीं बन सके थे। इसका मतलब 3 जो आपके पास व्हाइट बाल थे उन्होंने 3 पेयर बनाने पे मजबूर कर दिया, उससे ज्यादा नहीं बन पाए। वजह क्या है कि व्हाइट बाल लिमिटेड थे, कम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा या एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो याद रखना प्रोडक्ट हमेशा बनेगा आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो आगे प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर लीस्ट नंबर ऑफ मोल यूज करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एस द लिमिटिंग रिएजेंट controls the amount of product formation। ठीक है ना, so use limiting reagent to calculate the product formation। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए कि कितना प्रोडक्ट बना उसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग एक्सेस रिएजेंट को यूज नहीं कर सकते, आप लीस्ट नंबर ऑफ मोल यूज करेंगे, आप लिमिटेड रिएजेंट को यूज करेंगे, एक्सेस को नहीं यूज किया जा सकता। तो तीसरा स्टेप आपके पास क्या है कि आपके पास चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो कि आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए जब भी हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आगे हम कैलकुलेशन के लिए जो लीस्ट आंसर आया था हमारे पास मोल का वही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आया था, लीस्ट नंबर ऑफ मोल क्या था, लीस्ट नंबर ऑफ मोल किसने दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड ने। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया था, 2.727 मोल आया था। ये हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल था जो कि इसने दिया था। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास को फाइंड करने के लिए फार्मूला तो यही यूज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय आपके पास क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है ना, तो हमें मास इन ग्राम ये वाला कैलकुलेट करना है, मोलर मास तो हमें पता है और नंबर ऑफ मोल भी हमें पता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस H2CO3 कार्बनिक एसिड, ये प्रोडक्ट बना है आपके पास, इस केस में इसका फाइंड करना है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ये मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा।
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हम किसका लेंगे, CO2 का लेंगे जो कि लीस्ट है, और मोलर मास भी किसका लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3 का ले लेंगे क्योंकि इसका ही हम मास निकाल रहे हैं, और मोलर मास भी किसका लेंगे, H2CO3 का ले लेंगे। तो मास आपके पास कितना आ जाएगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड कितने थे, H2CO3, ये आपके पास 2.27 ही मिले थे, तो आपके पास है 2.727 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कार्बोनिक एसिड का कितना है, फाइंड करें, H2CO3, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस 12 प्लस आपके पास कितने हैं 48, तो कुल मिला के आपके पास 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 62 ग्राम पर मोल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 31 ग्राम, ठीक है। तो मास इन ग्राम कितना आ गया, 31 ग्राम, ठीक है ना, कितना आ गया 31। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट के मास को कैलकुलेट किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने कौन सा मोल यूज किया, लीस्ट नंबर ऑफ मोल यूज किया, एक्सेस वाला नहीं यूज किया, 4.4 नहीं यूज किया, क्योंकि प्रोडक्ट को कंट्रोल कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट करता है, इसलिए हमने लीस्ट नंबर ऑफ मोल आगे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर दिया। तो मास ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, वो कितने थे आपके पास, ये मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कार्बोनिक एसिड का निकालें 62 आ जाएगा, तो 62 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ग्राम आ जाएगा, इसका मोल और इसके मोल कैंसिल हो जाएंगे तो ग्राम बच जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और ये आ गया आपके पास 31 ग्राम, यहां तक थर्ड स्टेप पे हो गया। अब आपके पास फोर्थ स्टेप है, वो क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और हाउ मच ऑफ द रिएजेंट एंड एक्सेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो बच गया है वो कितना बचा है इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम, टू कैलकुलेट द एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है ना, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट स्मॉल नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, साथ में रिएक्टेंट लिख लेना। तो लार्ज नंबर क्या आया था आपके पास, 4.44 माइनस क्या आया था 2.727, ये आया था, ये लार्ज वैल्यू है, लार्ज नंबर ऑफ मोल है, इससे हमने माइनस करना है किसको, स्मॉल नंबर ऑफ मोल को, जो कि 2.727 है मोल है, तो इससे आंसर आपके पास आएगा 1.17, ये आपके पास आंसर आएगा। इतना मोल ये बच गया है, ठीक है ना, इतना मोल आपके पास बच गया है, इसने रिएक्ट नहीं किया है, अनरिएक्टेड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो फार्मूला वही यूज होगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, मोलर मास होता है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किसका, एक्सेस रिएजेंट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसका यूज करेंगे, ठीक है ना, मोलर मास किसका यूज करेंगे, तो एक्सेस रिएजेंट कौन बचा था, मोलर मास ऑफ वाटर एक्सेस बच गया था ना, एक्सेस रिएजेंट कौन था, वाटर था। तो मास इन ग्राम कितना आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया है, 1.717, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, ठीक है ना। तो आपके पास 31 ही नहीं आ रहा था, ये आपके पास आ रहा है 169.07 आ रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई जरूर करना, 169.07 ग्राम आएगा, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 31 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अनरिएक्टेड कितना बचा है, अनरिएक्टेड H2O कितना बचा है आपके पास, 31 ग्राम बच गया है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 4 स्टेप थे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें मैंने आप लोगों को स्टेप्स भी बता दिए और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसको भी बता दिया। तो आप लोगों ने याद रखना है, मैं इसको रिपीट करता हूं। 4 स्टेप है। सबसे पहले हमने बात की कि भाई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करता है, फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, या जो कम मिकदार में होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। या जो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर जब होता है तो वो कंप्लीटली यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। या द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड अर्लियर इन द केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब इसको उल्टा करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्सेस बनेगा। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेरे पास एक और तरीका भी है, लेकिन पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शार्ट तरीके में बाद में आएंगे। कि भाई हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 स्टेप यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि क्वेश्चन में आपको जो भी रिएक्टेंट अगर मास में गिवन है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास मोल्स आए थे, जो आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप में, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करोगे और जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उनके जो भी मोल आपके पास आंसर आया है उसमें आपको उसको क्या करना है, आपने इंडिविजुअली मोल के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बस सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयर द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट टू द मोल ऑफ द प्रोडक्ट। अब इससे आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक से आपको मिलेगा लीस्ट नंबर ऑफ मोल और एक से आपको मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ मोल। तो आप लोग किसको यूटिलाइज करोगे, आप जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल देगा वो रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल देता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और वो रिएक्टेंट जो हमें लार्ज नंबर ऑफ मोल देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो ये स्टेप 2 में आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करें, लीस्ट नंबर ऑफ मोल यूज करें या लार्ज नंबर ऑफ मोल यूज करें। तो याद रखना आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ मोल यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। तो ये आपके पास थर्ड स्टेप आ गया। फिर आपने फोर्थ स्टेप में जो बच गया है उसको फाइंड करना है, लेफ्ट अनरिएक्टेड वाला, एक्सेस वाला। तो लार्ज नंबर ऑफ मोल से स्मॉल नंबर ऑफ मोल को माइनस करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वही आपके पास क्या होगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड वाला रिएक्टेंट होगा। अब इसका मास कैलकुलेट करना है तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, लीस्ट नंबर ऑफ मोल ये आया था, मल्टीप्लाई बाय 62 इस कार्बनिक एसिड का मोलर मास है। तो आप मल्टीप्लाई सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये वाला है 1.71, ये हमारे पास लीस्ट बच गया था मोल, और मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे जो कि वाटर एक्सेस था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ग्राम आपके पास बच जाएगा। और बच्चों आप लोगों की बुक में एग्जांपल्स 1-2 और हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इसके अलावा भी इस तरह का एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करना है। कल हम एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे परसेंटेज यील्ड की तरफ जाएंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इससे रिलेटेड दूसरा एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।